हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस की जेल प्रहरी और आरक्षक का एग्जाम्स होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने ये एमसीक्यू सीरीज बनाई है। इसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि जेल प्रहरी और आरक्षक के एग्जाम्स में आने की संभावना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगातार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो देन यू कैन शेयर एंड लाइक इट। और अभी तक जितने भी जो व्यूअर्स हैं जो कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, बेल आइकन को क्लिक करके, जिससे कि जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और लगातार आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जेल प्रहरी और आरक्षक के जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। लगातार इस मेरे वीडियो सीरीज को आप देखते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आएंगे और इससे आप जेल प्रहरी और आरक्षक के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने में आपको मदद मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच रिवर फ्लो इन आगर मालवा। आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग होके 2013 में 2013 में इसको अलग से गठित किया गया। तो ये दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑल दीज आर द ऑप्शंस, नर्मदा, गंगा, चंबा, चंबल एंड काली सिंध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काली सिंध। काली सिंध इज द करेक्ट आंसर। काली सिंध ही है जो कि आगर मालवा जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, उससे ये फ्लो होती है काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? यह है देवास से, देवास के बागली गांव, ये आपको याद रखना है। बागली गांव है, वहां से इसका उद्गम है काली सिंध नदी का। और ये यमुना, ओ सॉरी, चंबल जो नदी है, ठीक है ना, उसकी ये सहायक नदी। और चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो यमुना में जाके मिल जाती है चंबल नदी, और काली सिंध नदी जो कि चंबल में आके मिलती है। तो आपको याद रखना है। और ये इसका जो फ्लो है वो नॉर्थ की तरफ में है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ में इसका अफवाह है और चंबल में जाके मिलती है। चंबल वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर, सेकंड बिगेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। पहली जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बाद में आती है चंबल नदी। नर्मदा नदी की, जैसे कि नर्मदा नदी यहाँ पे दी हुई है, नर्मदा नदी की जो लंबाई कितने एरिया में कवर करती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। नर्मदा जो है ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में कवर करती है। अगर इसकी पूरी लंबाई देखी जाए तो 1312 किलोमीटर 3 राज्यों में होकर बहती है। इसी तरीके से चंबल नदी ये 965 किलोमीटर का सफर तय करती है और यमुना में जाकर मिलती है। और चंबल नदी जो है ये इंदौर की जानापावा पहाड़ी से जाकर निकलती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर है मैंने आपको बता दिया, विच रिवर फ्लो इन आगर मालवा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। काली सिंध नदी जो कि देवास के बागली गांव से निकलती है और ये आगर मालवा से फ्लो होती है। तो जितने भी जिले हैं, कहाँ से कौन सी नदी फ्लो होती है, ये क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो इसको आप स्पेसिफिक तरीके से आपको याद करना पड़ेगा और पूरे मैप के अकॉर्डिंगली आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, इन एशियन टाइम आगरा मालवा वाज कैपिटल ऑफ विच एम्पायर। किस एम्पायर का आगर मालवा कैपिटल था इतिहास में अगर देखा जाए? दिस इज द ऑप्शंस यू हैव, मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, परमार एम्पायर और द चोल एम्पायर। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन पुट योर आइडियाज इनटू देयर। सो देयर द करेक्ट आंसर इज परमार। परमार एम्पायर इज द करेक्ट आंसर। तो आगर मालवा वाज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर? परमार एम्पायर यानी कि परमार वंश। परमार वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी धार में, ठीक है ना। धार में परमार वंश की स्थापना हुई थी। और परमार वंश की सबसे प्रतापी राजा कौन रहे? राजा भोज। राजा जो भोज थे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर किंग थे परमार वंश के। और परमार वंश की जो राजधानी थी वो धार, सबसे पहले धार से ही इसकी शुरुआत की थी और धार को इसने राजधानी बनाया था। लेकिन एशियन टाइम में बाद में इसकी राजधानी बदली। तो आगर मालवा वाज द कैपिटल ऑफ परमार एम्पायर। इसी में अलग जो सारी डायनेस्टी है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको मैं अगर अलग तरह से आपको डिस्क्राइब करूंगा। मौर्य एम्पायर का भी पूरा मध्य प्रदेश में काफी बड़ा रोल रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टी इन एंटायर एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। सबसे बड़ा
सबसे बड़ी डायनेस्टी थी ये मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में भी इसका राज रहा। पूरे मध्य प्रदेश में इसने अपना राज्य अधिकार किया था। साथ में गुप्त डायनेस्टी, मौर्य के बाद में जो डायनेस्टी आई थी, सबसे ताकतवर डायनेस्टी बनी, वो बनी थी गुप्त डायनेस्टी। और इसके सबसे पावरफुल जो किंग थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त, इसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त। ठीक है ना। इसी तरीके से परमार में राजा भोज थे, और ये चोल डायनेस्टी जो थी ये दक्षिण की डायनेस्टी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही कौन सा है, मैंने आपको बता दिया है। इसका जो आंसर है वो है परमार डायनेस्टी। ठीक है ना। एशियन टाइम में आगर मालवा की जो कैपिटल रही वो परमार डायनेस्टी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, विच टेम्पल वॉज रेनोवेटेड बाय कर्नल मार्टिन? कर्नल मार्टिन के द्वारा कौन सा टेम्पल था जो कि अंग्रेजों के टाइम में, जब उनके अधिपत्य में था, पूरा अधीन था, भारत पराधीन था, उस समय ये कर्नल मार्टिन ने कौन से मंदिर को रेनोवेट कराया था? ये ऑप्शन है आपके सामने, बैजनाथ महादेव टेम्पल, राम टेम्पल, ठीक है ना, चिंतामणि गणेश टेम्पल, या फिर रानी सती दादी टेम्पल। तो इसमें से वन विच ऑफ द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो बैजनाथ महादेव टेम्पल, दिस इज द करेक्ट आंसर। बैजनाथ महादेव टेम्पल को ही कर्नल मार्टिन ने इसको रेनोवेट कराया था। और ये कहाँ पर है? ये है आगर मालवा में। ठीक है ना, आगर मालवा में है। और ये जिस समय ये अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहे थे, उस समय इनकी रानी ने इस मंदिर में जाके मन्नत मांगी थी, और उससे ये सकुशल वापस लौटे थे कर्नल मार्टिन। जब ये वापस लौटे थे, उसके बाद में जो इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ ने इनको पूरा किस्सा सुनाया उस तरीके से, और इनको इनकी जान जिस तरीके से बची, तो उसके बाद में आके कर्नल मार्टिन ने बैजनाथ महादेव मंदिर का रेनोवेशन करवाया था, उसको बहुत अच्छे से बनवाया था। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस बैजनाथ महादेव टेम्पल related to the कर्नल मार्टिन। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, तो ऑल दीज आर द IMP क्वेश्चंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेम्पल इज एन विजयनगढ़ी बोर्ड? ठीक है ना, विजयनगढ़ी बोर्ड में कौन सा टेम्पल आता है? हरसिद्धि मंदिर देवस्थान, ठीक है, राम मंदिर, काल भैरव टेम्पल, और वराह मंदिर। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सही उत्तर जो है वो है हरसिद्धि मंदिर देवस्थान। ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हरसिद्धि देवस्थान टेम्पल्स जो है ये भी आगर मालवा जो तहसील आगर मालवा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रिलेटेड पड़ता है, उसमें पड़ता है ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। कौन सा? हरसिद्धि देवस्थान टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ मुगल्स? मुगल्स की जो सर्दी के समय में कैपिटल हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी मध्य प्रदेश में? तो दीज आर द ऑप्शंस, आगर मालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, या फिर झाबुआ। इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आगर मालवा। आगर मालवा इज द करेक्ट आंसर, है ना। विंटर में जो कैपिटल हुआ करती थी मुगल्स की वो हुआ करती थी आगर मालवा, जो कि किसमें है? उज्जैन। उज्जैन जो डिवीजन है, उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत आता है। उज्जैन उज्जैन डिवीजन में टोटल कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स कमिंग इनटू द उज्जैन डिविजन्स। तो डिविजन्स के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट से जाकर मेरा डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश का वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हर डिस्ट्रिक्ट पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट से जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, तानसेन टॉम इज सिचुएटेड एट? तानसेन की का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, झांसी, शिवपुर, या फिर शिवपुरी। इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो द ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, और यहीं पे गौस खान, ठीक है ना, गौस खान का भी मकबरा यहीं पर है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों मकबरे बिल्कुल आजू बाजू हैं। ग्वालियर में जो हजीरा नगर है वहां पर स्थित है ये। और जो तानसेन थे ये मुगल जो बादशाह थे अकबर, ठीक है ना, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, नवरत्नों में से एक थे जो कि तानसेन थे। और ये कहाँ से इनको लिया था? रीवा। रीवा जो रीवा के जो राजा थे, ठीक है ना, उन राजा को जब वहां पे अधिकार जमाया अकबर ने, तो वहां से
तानसेन को लिया था और तानसेन की इस कला से प्रभावित होकर अकबर ने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। और ये इनके जो गुरु थे गौस खां, उनका भी मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आजू-बाजू हैं दोनों के मकबरे। Next is the 7th questions. Where are the release of Lord Buddha discipline? ठीक है ना, श्रीपुत्रा एंड महामुगलयान कैप्ट, इनकी जो अस्थियां हैं जो कि भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उनके चेले थे, इनकी जो अस्थियां हैं वो कहाँ पर रखी गई हैं? सांची, ठीक है ना, अंधेर, सतधारा या फिर सोनगिरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सांची। सांची इज द करेक्ट आंसर। सांची के जो स्तूप है, ठीक है ना, सांची के जो वहां पर जो भगवान बुद्ध की के ये कौन थे? चेले थे ये, ठीक है ना, उनके तो उन्हीं की जो अस्थियां हैं इनको इनको कहाँ रखा गया है? और ये दोनों चेले कौन थे? श्रीपुत्र और महामुगलयान। तो इनकी अस्थियां सांची के स्तूपों में संरक्षित है, वहां पे सुरक्षित रखी हुई है, वहां पर रखा गया है। और जो बौद्ध बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, अगर इसको देखा जाए बौद्धिज्म जो सबसे ज्यादा फला फूला वो मौर्य डायनेस्टी और शुंग, इसको बारे में आपको समझना है, ठीक है ना। शुंग जो डायनेस्टी थी, इन दोनों की डायनेस्टी के समय में काफी फला फूला, इन्होंने काफी कुछ इसको आगे बढ़ाया। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य जब आगे बढ़ा तो उसके बाद में सबसे पहले इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और देन उसके बाद में शुंग डायनेस्टी ने इसको आगे बढ़ाया। तो जितने भी यहाँ पर सांची में जो स्तूप बनवाए गए वो मौर्य काल के समय में बनवाए गए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म को अपनाया, देन उसके बाद में अशोक, सम्राट अशोक थे, ठीक है ना, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना के इसकी जो शिलालेख हैं और इसकी काफी स्तूपों का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया, चाहे वो सांची हो या फिर सतना में जो स्तूप है, ठीक है ना, ये सारे स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी स्तूपों का निर्माण मौर्य डायनेस्टी के समय में हुआ। और मौर्य डायनेस्टी कब की थी ये? 297 बीसी से लेके 185 बीसी तक मौर्य डायनेस्टी का समय रहा। उसके बाद में फिर शुंग डायनेस्टी आई। शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से शुंग डायनेस्टी आई। तो इन्होंने जितनी भी स्तूप है उनका निर्माण और संरक्षण फिर आगे बढ़ाया था मौर्य के बाद में, ठीक है ना। जो अधूरा काम पड़ा था वो अधूरे काम को शुंग डायनेस्टी ने सांची में कंप्लीट करवाया। तो ऑल दीज आर द फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द मध्य प्रदेश जीके इन हिस्ट्री रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो इनको भी आपको इस तरीके से समझना है। तो यो इसका जो आंसर मैंने बताया इसको आपको ऐसे ही याद रखना। सांची है यहाँ पे कि श्रीपुत्र और महामुगलयान की जो अस्थियां हैं उनको संचित किया गया है सांची के स्तूपों में। और सांची का जो स्तूप है इसको 1986 में, ठीक है ना, यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसको आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हिंडोला महल सिचुएटेड? हिंडोला जो महल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है ओरछा, मांडू, दतिया या फिर शिवपुरी। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मांडू, ठीक है ना। मांडू में है ये हिंडोला महल, ठीक है ना। मांडू कहाँ पर है? यह है धार में स्थित, धार जिला जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है धार, वहां पर स्थित है मांडू। वन ऑफ द हेरिटेज प्लेस इन मध्य प्रदेश, वेरी पॉपुलर हेरिटेज प्लेस। तो वहां पर स्थित है हिंडोला महल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंडोला महल, हवा और अपने जहाज महल, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेस हैं ये मांडू में स्थित है और सभी पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये याद रखना है हिंडोला महल कहाँ पर है, मांडू में। इसी तरीके से ऑल दीज आर द हेरिटेज प्लेस, ओरछा, दतिया एंड शिवपुरी। तो इन सभी के बारे में भी जानकारी आपको आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उसमें रिलेटेड मिलेंगी। आपको लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें। और बार बार मैं कह रहा हूं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करते हुए चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, वेयर इज द भगोरिया फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड? जो भगोरिया फेस्टिवल है वो सबसे अधिक कहाँ पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या फिर मालवा? कहाँ पर भगोरिया उत्सव सबसे अधिक मनाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रचलन में है? या आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निमाड़।
निमाड़ जो रीजन है, निमाड़ रीजन इज द करेक्ट आंसर, इसको करेक्ट लिख देता हूँ मैं। निमाड़ रीजन में सबसे अधिक भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है, और भगोरिया फेस्टिवल है ये भील, ठीक है ना, जो भील जनजाति है, भील जो जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब जो कास्ट है, उनकी वो लोग इसको मनाते हैं, और भगोरिया, और ये मनाते हैं होली के टाइम में, जब होली का उत्सव होता है उस समय ये भगोरिया उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है। और निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। निमाड़ का जो क्षेत्र है वो है बड़वानी, ठीक है ना, बड़वानी, बड़वानी के बाद में आगे खरगोन, खरगोन पड़ता है, खरगोन के बाद में खंडवा, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसमें बरवानी और खरगोन है, ये वेस्ट निमाड़ कहलाता है, ठीक है ना, इसको आपको ऐसे याद रखना है, ये वेस्ट निमाड़ कहलाता है। और ईस्ट निमाड़ में जो पड़ता है वो खंडवा वाला क्षेत्र पड़ता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ईस्ट निमाड़ में खंडवा, और बड़वानी और खरगोन जो क्षेत्र है वो वेस्ट निमाड़ में पड़ता है, और यहीं पर ये सबसे अधिक भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं अपन। 10th क्वेश्चन इज वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बेजू बावरा। जो बेजू बावरा जो संगीतज्ञ थे, ठीक है ना, गायन के जो महान गायक थे बेजू बावरा, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? गुना, अशोकनगर, आगरमालवा या फिर चंदेरी। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर है वो क्या है यहाँ पर, वो है चंदेरी, ठीक है ना, चंदेरी इज द करेक्ट आंसर। और चंदेरी कहाँ पर है ये है अशोकनगर में, ठीक है ना, अशोकनगर भी इसमें ऑप्शन दिया है तो इसको आप अशोकनगर भी बोल सकते हैं, लेकिन अशोकनगर में से स्पेसिफिक प्लेस जो है वो चंदेरी है, ठीक है ना, चंदेरी इज द करेक्ट आंसर। और चंदेरी कहाँ पर है ये है अशोकनगर में है। और चंदेरी का जो किला है, ठीक है ना, चंदेरी के अगर फोर्ट के बारे में अपन जाने तो फोर्ट का जो निर्माण है वो किसने किया था? ये किया था 11वीं सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में जो किया था ये, इसका निर्माण किया था राजा कीर्तिपाल ने, राजा नरेश, इसको राजा भी बोल सकते हैं या फिर नरेश कीर्तिपाल, उस टाइम नरेश के नाम से जाने ये ज्यादा पॉपुलर थे, नरेश कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने इस चंदेरी फोर्ट का निर्माण किया था। और वहीं पर राजा नरेश कीर्तिपाल के समय में ही ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, और बेजू बावरा का जो समय का जो जन्म स्थान है वो चंदेरी में है। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज आई एम डिस्कसिंग इन दिस एमसीक्यू सीरीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, विच प्लेस इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर। इसमें आपको ओरिजिन बताना है कि कहाँ से ये तीनों नदियां निकली हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये ऑप्शन है आपके सामने, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया या फिर डिंडोरी। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमरकंटक, अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक की जो तहसील है, ठीक है ना, तहसील कौन सी? तहसील पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़, यहाँ से ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियां पुष्पराज तहसील में पड़ती हैं, और वहां से नर्मदा, सोन और जोहिला रिवर का उद्गम हुआ है। अच्छा, इसमें जो नर्मदा नदी है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश में ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ठीक है ना। और कहाँ पर जाके इसका समापन होता है? ये अरेबियन सी में खंबात की जो खाड़ी है वहां पर जाके इसका समापन होता है, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये और आपको बताता हूँ, ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है और एस्चुरी से होके गिरती है, और ये गहरे गहरे गार्ज का गहरी खाइयों से होती हुई बहती है, और सतपुड़ा के क्षेत्रों से, ठीक है ना, सतपुड़ा वैली जो पड़ती है वहां से, मैकाल वैली से होती हुई, सतपुड़ा वैली से होती हुई ये खंबात की खाड़ी में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये 3 राज्यों को कवर करती है नर्मदा। इसी तरीके से सोन नदी जो है, सोन नदी का भी उद्गम वहीं से अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, लेकिन जो सोन नदी है ये पूर्व से मतलब उत्तर की ओर जाती है, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होती हुई उत्तर से होती हुई, अगर इसको अपन इस तरीके से मानचित्र में समझें और इसको अपन उत्तर का क्षेत्र समझें तो उत्तर से होती हुई ये पूर्व की ओर जाती है और 3 राज्यों को कवर करती है। इसी फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश में घुसती है और उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार में पटना के पास में ये
गंगा नदी से, गंगा नदी की ये सहायक नदी है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसी तरीके से जूलिया जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना, सोन नदी में जाके मिलती है ये। और सोन नदी जैसे मैं बता दिया ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये तीनों नदियों का जो उद्गम है ये अमरकंटक से हुआ है। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और ये जो सोन नदी और जूलिया नदी है ये उमरिया और शहडोल से भी होकर गुजरती है। दोनों ऑप्शन भी आपको समझने होंगे। ऑल दी आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, शहडोल, उमरिया एंड डिंडोरी। अगर इसके बारे में भी आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर जितनी भी मैंने जिले बनाए हैं वहां से आप सभी जिलों के बारे में पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिक जिले के ऊपर मैंने पूरी जानकारी दी है। सारे 52 जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जीके का पूरा पार्ट आपको वहां से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द पांडव केव इन मध्य प्रदेश सिचुएटेड। जो पांडव केव्स हैं, ठीक है ना, पांडव की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ सिचुएटेड हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, पचमढ़ी, भोजपुर, उदयगिरी या फिर अमरकंटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्या, पचमढ़ी। पचमढ़ी इज द करेक्ट आंसर। पचमढ़ी वन ऑफ द हेरिटेज प्लेस, बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है। सबसे सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस अगर मध्य प्रदेश में है तो वो है पचमढ़ी, और वहीं पे है ये पांडव केव्स। तो ये इसका सही आंसर है पांडव केव्स का पचमढ़ी। इसी तरीके से भोजपुर, भोजपुर में एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है, जो कि राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको कि भोज टेम्पल के नाम से बोलते हैं। और इसी तरीके से उदयगिरी में केव्स हैं जो कि गुप्त वंश ने इसका निर्माण गुप्त डायनेस्टी के समय की है। और अमरकंटक के बारे में आपको जानकारी है कि नर्मदा और जोहिला नदी यहीं से निकली है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अमरकंटक की जो हिल्स हैं, ठीक है ना, पुष्पराजगढ़ हिल्स वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट पीक इन मैकाल, ठीक है ना, ये मैकाल रेंज में पड़ती हैं। ये आपको इस तरीके से याद करना है, ये मैकाल रेंज में है अमरकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन, वेयर इज द वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य लोकेटेड। वीरांगना दुर्गावती का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर लोकेटेड, यानी कि कहाँ पर स्थित है, सागर, सीहोर, दमोह या फिर धनकपुर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दमोह। दमोह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वीरांगना दुर्गावती। तो जितने भी जो अभ्यारण्य हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑल दीज आर सेंचुरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लगातार जितने भी अभ्यारण्य हैं उसके बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर मध्य प्रदेश की जितनी भी सेंचुरी है उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दमोह। इसी तरीके से सागर में, ठीक है ना, सागर में भी एक अभ्यारण्य है जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। नोरा देही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं। नोरा देही जो सेंचुरी है वो सागर में है। इसी तरीके से जो सीहोर में पड़ता है वो पड़ता है कौन सा, खिवनी। तो देवास और सीहोर दोनों से मिलाकर बना हुआ है, ठीक है ना, खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी जो अभ्यारण्य है वो सीहोर में। इसी तरीके से अगर सतपुड़ा अभ्यारण्य भी है वो भी सीहोर क्षेत्र में पड़ता है। तो इन सभी के बारे में जानकारी आपको स्पेसिफिक मेरे उस वीडियो में मिल जाएगी जो प्लेलिस्ट में मैंने बना के रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चंस, द बैकग्राउंड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग नॉवल जंगल बुक इज बेस्ड ऑन विच नेशनल पार्क। जो रुडयार्ड किपलिंग ने एक नॉवल लिखा था, ठीक है ना, उसका जो बैकग्राउंड उसमें जो बताया गया है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को उसमें लोकेटेड किया गया है। और उसका जो नाम था नॉवेल का वो क्या था, द जंगल बुक। वो किस नेशनल पार्क से प्रभावित होकर बनाया रुडयार्ड किपलिंग ने। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच या फिर कान्हा। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्वेश्चन बार बार बनता है ये एग्जाम में, एमपीबी के, पीईबी का जो भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का, जेल प्रहरी, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पेंच। पेंच इज द करेक्ट आंसर। और पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है, यह है सिवनी। सिवनी और कहाँ, छिंदवाड़ा, ठीक है ना, सिवनी और छिंदवाड़ा, इन दोनों में ही स्थित है ये। और सबसे बड़ी बात, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 2 स्टेट को बिलोंग करता है, 2 स्टेट में फैला हुआ है। 90% जो इसका एरिया कवर करता है वो एमपी में कवर करता है, और 10% एरिया जो है वो महाराष्ट्र में कवर करता है। और यहीं से ये नदी निकली है
ठीक है ना। वो कौन सी नदी निकली है, सिवनी के पास से वो निकली है वैनगंगा, ठीक है ना। ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा, वैनगंगा नदी का भी उद्गम यहीं से हुआ है, सिवनी के पास है, और पेंच पेंच नदी भी वहीं से निकली है। तो और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लगातार आपको इसी वीडियोस के माध्यम से बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। बांधवगढ़ भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, सतपुड़ा भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कान्हा कान्हा ऑल्सो है नेशनल पार्क, बांधवगढ़ इज द ऑल्सो नेशनल पार्क, एंड सतपुड़ा इज द सेंचुरी। तो और आपको इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स मैं लगातार बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चंस, वेयर इज द कपिल धारा वाटरफॉल। कपिल धारा जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर स्थित है, भेड़ाघाट, चेचई, अमरकंटक या फिर पचमढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है अमरकंटक। अमरकंटक में ही है ये कपिल धारा, एंड कपिल धारा इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ नर्मदा, जो नर्मदा नदी है, ठीक है ना, नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो कपिल धारा ही है, कपिल धारा से ही ये उद्गम हुआ है, ठीक है ना। और वहां पे जो सूर्य कुंड, ठीक है ना, कौन सा, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, सूर्य कुंड में जाके ये गिरता है ये कपिल धारा, और वहां से इसका ओरिजिन है। और इसी के साथ में लगा हुआ 1 किलोमीटर के दायरे में बढ़ता है दुग्ध धारा, इसको भी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, दुग्ध धारा। दुग्ध धारा वाटरफॉल भी नर्मदा नदी पर है, और लगातार ये कंजिक्यूटिवली वाटरफॉल बनाती है नर्मदा रिवर और कपिल धारा के बाद में दुग्ध धारा। तो ये दोनों कहाँ से, अमरकंटक की ही पहाड़ियों में ही है ये दोनों, आसपास में। उसी के साथ में भेड़ाघाट जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर है, ये जबलपुर के पास में भेड़ाघाट है, वहां पर स्थित है। चेचई वाटरफॉल ये रीवा में है, ठीक है ना। रीवा में सबसे बड़ा वाटरफॉल, या फिर बोल सकते हैं इंडियाज नायग्रा फॉल, ठीक है ना। इंडिया का जो नायग्रा फॉल बोलते हैं वो चेचई वाटरफॉल को बोलते हैं, बहुत ही ऊंचाई से ये गिरता है, ठीक है। और पचमढ़ी में बहुत सारे वाटरफॉल अलग अलग हैं, स्पेसिफिक हैं, जैसे वी फॉल है वहाँ पे, अप्सरा फॉल है, और इसी तरीके से सिल्वर फॉल भी बोलते हैं। तो ये सारे वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो लगातार मैं इसके बारे में अलग अलग फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द मंगलनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू मार्स प्लैनेट। जो मंगलनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, जो कि मार्स जो प्लैनेट है उसको डेडिकेट करता है, ठीक है ना। मार्स यानी कि मंगल जो ग्रह है उसको उसको दर्शाता है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, उज्जैन, महेश्वर, ओमकारेश्वर या फिर दतिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। उज्जैन में ही स्थित है ये मंगलनाथ का टेम्पल, और ये मंगल ग्रह को दर्शाता है, मंगल ग्रह के ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है ना, उज्जैन में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल। जो खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो किसने बनवाए थे, कलचुरी डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, या फिर संक सतवाहन डायनेस्टी, या फिर चंदेल डायनेस्टी। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंदेल डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। चंदेल डायनेस्टी ने खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कराए थे। वो कब करवाए थे, ये कराए थे 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में ही इसका निर्माण करवाया था। और ये टोटल ये 10th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, ठीक है ना, चंदेल जो डायनेस्टी है इसने वहां पर राज किया था खजुराहो। और ये पूरा का पूरा जो चंदेल डायनेस्टी है इसको जो कहते हैं वो कहते हैं जिजाक भुक्ति। क्या बोलते हैं, जिजाक भुक्ति। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, जिजाक भुक्ति के नाम से ये पॉपुलर था वो क्षेत्र, वो वाला पूरा एरिया। और इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, जिजाक भुक्ति। और चंदेल डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया था, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है ये खजुराहो, ठीक है ना। और इसके बाद में अजयगढ़ जो तहसील है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट तहसील इन मध्य प्रदेश स्टेट, जो जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कहाँ पर है, वो है सतना में, ठीक है ना। ये भी इसका भी जो ये उसकी कैपिटल थी, इसकी चंदेल डायनेस्टी की। और इनकी मैंने बारे में बता दिया, ये कब था, 10th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। टोटल 500 वर्ष के आसपास इन्होंने यहाँ पर राज किया, और मध्य प्रदेश में ये सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। सबसे पहला जो मंदिर था वो 950 ईस्वी में, ठीक है ना,
किसने? चंद्रदेव वर्मन ने, ठीक है ना, चंद्रदेव ने बनवाया था, जिसका नाम था चंद्रदेव, ठीक है ना, जिसको कि आज भी आप वहां पर जाएंगे खजुराहो टेम्पल में तो वहां पे एक अभिलेख बना हुआ है कि ये कब इसका निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, वेयर इज द जोगेश्वरी देवी जोगेश्वरी फेयर हेल्ड? जो जोगेश्वरी देवी जोगेश्वरी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? भांडेर में लगता है, चंदेरी में लगता है ना, सैनवारा में लगता है, या फिर गिरघार में, ठीक है ना, गिरघार में। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंदेरी। चंदेरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देवी जोगेश्वरी का जो मेला है ये चंदेरी में लगता है, और चंदेली के जो राजा हैं वो देवी को बहुत मानते थे, राजा कीर्तिपाल और राजा जो सैनी थे, ठीक है ना। तो उसी समय में ये मेले का आयोजन तभी से हो रहा है, और ये मेला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वो इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मेले के ऊपर बनते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो ये आपको याद रखना है। देवी जोगेश्वरी का मेला चंदेरी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधाई इज ए नेचर रिच ट्रेवल डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में ये सिचुएटेड है और कहाँ पर है ये, जो कि पूरा का पूरा जो प्राकृतिक क्षेत्र है और काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़, पेंच, संजय या फिर सतपुड़ा? किस नेशनल पार्क में ये सिचुएटेड है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये स्थित है, मधाई, ठीक है ना, नेचर रिच ट्रेवल डेस्टिनेशन, ठीक है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, डॉक्टर विष्णु वानकर समनाइज गिवन द पर्सन हु हैज वर्क एक्सलेंटली इन विच फील्ड? किस फील्ड में डॉक्टर विष्णु वानकर ने काम किया है? म्यूजिक, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज या फिर इन्वायरमेंट? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज में डॉक्टर विष्णु वानकर ने काम किया है, और इसमें इन्होंने कई खोजें की हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। तो ये था पूरा वीडियो। आप इस वीडियो को लगातार देखें इसी तरीके की सीरीज में, और लगातार मैं अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। लगातार मेरे मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी और कांस्टेबल के ऊपर में ये एमसीक्यू चल रही है, और लगातार मेरे चैनल के साथ में देखकर आप ये सभी मध्य प्रदेश की जो स्टैटिक जीके है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी की ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और एमपीपीएससी की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है, जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन by top educators with the
लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एडुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, अक्टूबर भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा, ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से एमपीएसआई का बैच चालू होगा, इसी तरीके से एमपीपीएससी के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और साथ में फ्री भी है। तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है एमपीपीएससी व्यापम्स के ये पूरी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो को लेकर फिर हाजिर होऊंगा, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग सेगमेंट में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। अभी हाल ही में मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की जो हिस्टोरिकल डायनेस्टीज हैं, चाहे वो मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी हो, जितनी भी डायनेस्टी मध्य प्रदेश में जिन्होंने राज किया उसके बारे में अभी लेटेस्ट में एक नए वीडियोस की सीरीज चालू होगी, और उसमें पूरा का पूरा डिटेल में हर डायनेस्टी के बारे में मैं समझाने वाला हूँ। तो मेरे वीडियोस मेरे चैनल के साथ में लगातार बने रहें, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस ला रहा हूँ। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।